Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student and viewer, today we are going to start the next topic of class 9th, biological organization. Biological organization means how the body of living organism is composed up of, कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी की जो कंपोजिशन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मींस हाउ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कंपोज्ड अप ऑफ, कि किसी ऑर्गेनिजम्स की जिस्म जो है वो कैसे बनता है। तो इसमें हम इसको डिफरेंट लेवल्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं जी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे कि कौन कौन सी लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो फॉलोइंग्स आर सम ऑफ द लेवल्स, ठीक है, बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड। तो पहली जो है वो क्या है जी, एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है जी, जो मादा होता है उसका सबसे छोटा और सबसे मुख्तसर ज़रा है जिसको मज़ीद छोटा या मुख्तसर नहीं किया जा सकता। तो एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या मतलब है, इस लेवल में हम क्या करते हैं जी, एटम को डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ एटम? तो मैंने अभी आपको बताया है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट, ये क्या होता है जी, स्मॉलेस्ट होता है, एंड सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये क्या होता है जी, मादे का सबसे मुख्तसर और सबसे छोटा ज़रा होता है। तो उसके बाद जी एटम्स को स्टार्ट में लफ्ज़ एटमॉस से निकला है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। लेकिन आजकल एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद एटम को जब अंदर से स्टडी किया गया तो देखा गया कि एटम इनडिविजिबल नहीं बल्कि ये डिविजिबल है। एटम जिन पार्टिकल्स का बना होता है उसको कहते हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या उनको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम भी कहा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं जी, आप लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो है वो यूनिट क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको ऑर्बिट्स या शिल कहा जाता है, उनके अंदर ये क्या करते हैं जी, रिवॉल्व करते हैं। तो पहली लेवल में हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बनता है, कौन कौन सी लेवल्स में ऑर्गेनिजम्स क्या होता है जी, फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमने देखा एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने देखा कि देखो ये जितने भी सेल्स होते हैं, सेल आपने पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो असल में मॉलिक्यूल की बनी होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी होती हैं। अब आपने पढ़ा था कि कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम के बने होते हैं, इसलिए जो सबसे बेसिक लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है जी, हमारे पास एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट में जो हमारे पास है जी, इसी में हम देखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है ये पेयर फॉर्म ऑफ क्या है जी, सब्सटेंस। ये क्या है जी, हमारे पास जो मैटर है उसकी पेयर फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट होती है, इतनी सिंपलेस्ट होती है कि इसको फर्दर ब्रोकन डाउन, इसको हम मज़ीद सादा नहीं कर सकते। तो एलिमेंट, इसमें हम देखेंगे एलिमेंट क्या है जी, दी सिंपलेस्ट पेयर form of matter which cannot be broken down into
सिंपलर सब्सटेंस। तो ये क्या है जी, मादे की खालस हालत है, मुख्तसर तरीन खालस हालत है, जिसको मज़ीद किसी भी केमिकल या फ़िज़िकल मीन से, किसी भी फ़िज़िकल या केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए हम मज़ीद सादा नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है ज़मीन पर 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरल हैं, 92 क्या हैं जी, नेचुरल हैं, और बाकी जो नेक्स्ट 26 हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं। तो अब इतने ज़्यादा एलिमेंट्स होने के बावजूद सिर्फ हमारे पास जो 16 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं आउट ऑफ 118, ठीक है। 92 आर नेचुरल एंड रिमेनिंग 26 आर आर्टिफिशियल। ओनली 16 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात याद रखनी है कि टोटल में से सिर्फ 16 जो एलिमेंट्स हैं, जो अनासर हैं, वो किधर पाए जाते हैं जी, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन द बॉडी ऑफ living organisms. And these 16 elements which are present in the body of living organism, ठीक है, they construct the body of living organism, they play important role in different metabolic processes in the body of living organisms, are called bio elements. हमारा जो कंसर्न है वो है जी बायो एलिमेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायो एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो एलिमेंट्स। तो देखो बायो एलिमेंट्स में आपने एलिमेंट्स का तो आपको पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर, जो कि मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती। अब 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले, ठीक है, डिफरेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर भी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, construct the body of living organisms and play very important role in different biochemical reactions which are collectively known as metabolism। और मेटाबॉलिज्म के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स, तो व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? बायो एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे जी, दोज एलिमेंट्स विच आर present inside the body of living organisms, which are present inside the body of living organism, construct the body of living ऑर्गेनिजम्स। तमाम जानदार जो होते हैं उनके जिस्म इन्हीं बायो एलिमेंट्स के बने होते हैं। एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल एज, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन दी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं केमिकल, उन तमाम रिएक्शन का जो सम होता है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो बायो एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनके जिस्म को बनाते हैं, ठीक है। अब जिस्म बनने के बाद जिस्म को सस्टेन रखने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको फंक्शनल रखने के लिए, ठीक है, ए नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर गोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दीज एलिमेंट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल एज ए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो हाउ, ठीक है, इनकी जो तादाद है ये 16 हैं,
ठीक है। इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास जो है वो आपके पास आ जाएगा मेजर जो बायो एलिमेंट्स हैं, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी माइनर या ट्रेस बायो एलिमेंट्स। तो जो मेजर हैं ये आपके पास 6 हैं। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कैल्शियम है। ये जो आपके पास हैं ये कार्बन, ये सिंबल लिखी है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कैल्शियम है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो किरदार अदा करते हैं। आप यूँ भी कह सकते हो कि जो 99% बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और 99% जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इन्हीं बायो एलिमेंट्स की मदद से, इसलिए इनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जी? बिकॉज 99% ऑफ ए बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दीज 6 एलिमेंट्स: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus and calcium. These are the major bioelement which construct the body of living organism by 99%. बाकी जो 6 हैं, बाकी जो 10 हैं उनको क्या कहा जाता है जी? इसमें मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, मैग्नीज़ है, कॉपर है, ये आयरन है, आयोडीन है, ये जितने भी हैं ये ट्रेस हैं। मींस दे कंस्ट्रक्ट द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली बाय 1%, 1% बनाते हैं। तो बायो एलिमेंट्स में इनकी इम्पोर्टेंस की अगर आप बात करो तो कार्बन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ये भी हाइड्रोकार्बन का है, ऑक्सीजन जो है ये भी हाइड्रोकार्बन का ऐसा है, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन्स, फास्फोरस जो है ये भी न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड के जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उस सूरत में पाया जाता है। कैल्शियम जो है ये आपके जो बोन्स होती हैं और टीथ होते हैं उनका मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरह आयरन हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम है, आयोडीन थायरोक्सिन बना, मतलब इनके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हैं जी किरदार हैं। और बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो क्या हैं जी? आपकी जो एंजाइम्स हैं उनके कोफैक्टर के तौर पे भी फंक्शन करते हैं। तो हमने देख लिया। उसके बाद हम जो सेकंड लेवल देखेंगे वो हमारे पास क्या है जी? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स सेकंड लेवल है जी, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। सेकंड लेवल में आ जाएगा जी मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? वही केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन है कि जब दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट एटॉमिक रेशियो से जब मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है जी? मॉलिक्यूल बनता है। व्हेन टू आर more than 2 atoms combine together they form a molecule. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी? वाटर बनता है। तो मॉलिक्यूल्स। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो वही डेफिनेशन होगी, दोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंस्ट्रक्ट द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज या शुगर है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड हैं, प्रोटीन हैं और डिफरेंट जो लिपिड्स हैं, डिफरेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम क्या करते हैं जी? ये लेवल है। फिर उसके बाद है जी इसी तरह कंपाउंड्स में हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं, यही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं जी? सेलुलर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं।
सेलुलर ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी तरह मालिक्यूल्स की जो है मालिक्यूलर वेट की बुनियाद पे हम क्या करते हैं जी, दो उनको टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स और दूसरे होते हैं जी माइक्रो मालिक्यूल्स। हम ये जो क्लासिफिकेशन है मालिक्यूल की किस बेस पे करते हैं जी, किस बेस पे इसको डिवाइड करते हैं जी, मालिक्यूलर वेट की बुनियाद पे डिवाइड करते हैं। ऐसे मालिक्यूल्स जिनका मालिक्यूलर जो वेट होता है वो कम होता है, जैसा कि ग्लूकोज है, डीएनए है, सिंपल शुगर्स हैं, उनको हम माइक्रो मीन स्मॉल का यहाँ पे क्या मतलब है कि जिनका मालिक्यूलर वेट कम होगा। ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट कम होगा, जैसा कि ग्लूकोज है, न्यूक्लिक एसिड हैं, अमाइनो एसिड है, इस तरह जितने भी जो सिंपलर यूनिट्स हैं उनको हम माइक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। अब मैक्रो मालिक्यूल जो होते हैं वो क्या हैं जी, आपके पास वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं जिनका मालिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। दोज मालिक्यूल्स विच हैव हायर मालिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल्स। अब ये जो मालिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं जी, सेलुलर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की बनी होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो क्या है जी, सेल है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है ये तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ smaller units called cells. Cell is the structural and functional unit of life. जितने भी जानदार होते हैं उनकी ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई होती है, उनके फ़ेल की और उनकी साख्त की, वो हमारे पास सेल होते हैं। स्ट्रक्चरल का मैंने बता दिया, जिस तरह एक हम दीवार की मिसाल देते हैं तो दीवार ब्लॉक की बनी हुई है, तो ब्लॉक उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसकी साख की जो इकाई है, जो सिंगल जो उसका यूनिट है वो क्या है जी, ब्लॉक है। तो इन द सेम वे फॉर एग्जांपल ए ह्यूमन बीइंग इज़ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये किसका बना हुआ है, ये सेल का बना हुआ है। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल का मतलब है कि ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस या जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं जी, सेल लेवल पर होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है, पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है। अब हार्ट का जो ओवरऑल फंक्शन है ये कार्डियक मसल के, कार्डियक जो दिल के मसल्स होते हैं उनके हर एक जो मसल फाइबर है उसके इंडिविजुअल फंक्शन का क्या होता है जी, सम होता है। मतलब देखो हार्ट ओवरऑल फंक्शन करता है लेकिन इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है जी, आपके पास कार्डियक फाइबर, मसल फाइबर है। तो इसी तरह मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकिंग प्लेस एट सेल लेवल। तो जितने भी आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं, सेल लेवल पे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells, and functional mean almost all the metabolic activities within organisms are taking place in the cells. जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं किस लेवल पे होती हैं जी, सेल लेवल पे होती हैं। तो हमने 3 लेवल्स को स्टडी किया है। वी आर स्टडिंग द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मीन हाउ ए बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ composed of from which substances the body of living organism are composed of, how these different substances are unite together to form a body of living organism. So we have studied
three level of biological organizations. In the first level of biological organizations, we have studied atoms, subatomic particles, elements, and we have emphasized mainly on the bioelements. What are bioelements? What is the importance of bioelements, and what are the two different categories of bioelements? The second level of biological organization we have studied are molecules and compounds. We have studied what are molecules, ठीक है, what are two different types of molecules on the basis of molecular weight, what are compounds, what are organic and inorganic compounds, and now we have studied the cells. तो cells is the structural and functional unit of life. Cell का जो structure होता है, cell is composed of subcellular structures which is called cellular organelles, जो कि सेल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब एक ही सेल होता है, तो सेल के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसा कि हम कहते हैं न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ सेल, मतलब न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या है जी, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसी तरह ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है जी, इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। इसी तरह ठीक है, और भी डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्शन शेप प्रोवाइड करती है। मतलब सेल जो होते हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिनको सेलुलर ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो कि सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपने डिफरेंट पढ़ लिया था। तो ये 3 लेवल्स तक ठीक है आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।